हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अब्दुल एडुकेयर। आज हम सीखने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स, जो कि महाराष्ट्र बोर्ड का है। इसका हम पहला लेसन सीखेंगे, जिसका नाम है सेट्स। तो आप जैसे कि देख सकते हो, मेरे पास पीडीएफ है, मैं पीडीएफ से पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है सेट्स। तो ये चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, सेट्स चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक कवर होने वाली। देखो, पहला तो इंट्रोडक्शन है, फिर दूसरा है टाइप्स ऑफ सेट्स, फिर तीसरा है वेन डायग्राम, फिर चौथा है सब इक्वल सेट्स एंड सबसेट्स, यूनिवर्सल सेट्स है, फिर इंटरेक्शन एंड यूनियन सेट्स है, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट है। तो अभी हम लोग चलो देख लेते हैं, ये सारे टॉपिक्स तो हमें इसमें कवर करनी है। तो पहले देख लेते हैं सेट्स का मतलब क्या है। तो यहाँ पे जैसे कि पिक्चर्स दी गई है, सम पिक्चर्स आर गिवन बिलो, इट कंटेन द ग्रुप ऑफ थिंग्स यू नो। तो यहाँ पे पिक्चर्स दी है फ्लावर बॉक्यूट की, बंच ऑफ कीज की, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स की, और पाइल ऑफ नोटबुक्स, कलेक्शन ऑफ नंबर। यहाँ पे सबका ग्रुप बता गया है। जैसे फ्लावर का ग्रुप बोला है बॉक्यूट, कीज का ग्रुप बंच, और फ्लॉक ऑफ बर्ड्स का ग्रुप को फ्लॉक बोला है, और नोटबुक के ग्रुप को पाइल बोला है, और नंबर के ग्रुप को कलेक्शन बोला गया है। तो यहाँ पे सेट्स का मतलब समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो सेट्स का मतलब होता है ग्रुप या कलेक्शन, दोनों भी बोल सकते हो। पर और अच्छा डेफिनेशन उसका देख लेते हैं। अभी यहाँ पे लिखा है नीचे, वी यूज स्पेशल वर्ड, देखो, वी यूज स्पेशल वर्ड फॉर ईच ऑफ द कलेक्शन गिवन अबाउ। तो यहाँ पे स्पेशल वर्ड यूज हो रहा है। कौन कौन से स्पेशल वर्ड है? जो कि अभी बॉक्यूट है, बंच है, फ्लॉक है, ये पाइल है, फिर कलेक्शन है, वी यूज स्पेशल वर्ड फॉर ईच ऑफ द गिवन कलेक्शन अबाउ। तो ये सब स्पेशल वर्ड है इसके। इन ऑल द अबाउ एग्जाम्पल वी कैन क्लियरली लिस्ट द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट कलेक्शन। तो ये सब जो कलेक्शन है उसके हम लोग ऑब्जेक्ट आसानी से बता सकते हैं। क्लियरली मतलब आसानी से बता सकते हैं। वी कॉल द कलेक्शन ऑफ सच ऑब्जेक्ट एज सेट। मतलब जो भी कलेक्शन के ऑब्जेक्ट हम आसानी से बता सकते हैं उसको सेट बोलते हैं, ऐसा इधर बोला गया है। अभी नेक्स्ट पैरा में पढ़ लेते क्या दिया है। नाउ ऑब्जर्व द कलेक्शन हैप्पी चिल्ड्रन इन द क्लास। तो ये कलेक्शन दिया गया है। कौन सा कलेक्शन है? हैप्पी चिल्ड्रन द क्लास, ये कलेक्शन बना है। फिर दूसरा कलेक्शन बोला है बिलियन स्टूडेंट ऑफ द क्लास, ये दूसरा कलेक्शन। तो इन बोथ द एग्जाम्पल द वर्ड हैप्पी एंड बिलियन है रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब होता है चेंज होते रहना, मतलब फिक्स नहीं रहेगा, चेंज होते रहेगा। रिलेटिव का ऑपोजिट है एब्सोल्यूट। तो यहाँ पे आपको समझना है रिलेटिव का मतलब क्या है। रिलेटिव का मतलब है चेंज होते रहना, कोई फिक्स नहीं है। तो हैप्पी और ब्रिलियंट ऐसे दो रिलेटिव टर्म्स मतलब वर्ड है जो कि चेंज होते रहेंगे पर्सन टू पर्सन, वही बताया है यहाँ पे। अभी देखो, बिकॉज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस वर्ड टू बी हैप्पी एंड टू बी ब्रिलियंट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। रिलेटिव है इसलिए चेंज होएगा, फिक्स होएगा। एग्जाम्पल, अभी कोई एक बॉय है, बॉय का नाम अजय है समझ लो। तो अजय एक दूसरे फ्रेंड को हो सकता है वो हैप्पी ऐसा लग रहा होगा, पर दूसरे फ्रेंड को वही ऐसा लग सकता है वो हैप्पी नहीं है। आपको ऐसा समझना है। तो अभी मेरे को लग रहा है कोई पर्सन हैप्पी है, पर दूसरे मेरे फ्रेंड को लग रहा है वो हैप्पी नहीं है। तो ये रिलेटिव टर्म है जो चेंज होंगे, फिक्स नहीं रहेंगे, पर्सन के पर्सपेक्टिव के हिसाब से चेंज हो सकते हैं। Therefore दिस कलेक्शन आर नॉट सेट। तो हर कलेक्शन सेट नहीं हो सकता। तो सेट वही हो सकते हैं जिसके ऑब्जेक्ट को हम क्लियरली बता सकते हैं, फिक्स है, जो चेंज नहीं हो सकते। कोई भी पर्सन के सोच के हिसाब से चेंज नहीं हो सकते वो सेट्स, वो सब के हिसाब से सही रहेंगे, मतलब सेट वो कभी चेंज नहीं होएगा, वो सब के लिए सेट ही रहेगा। बस इसमें इतना ही बताया गया है। सी द एग्जाम्पल गिवन बिलो एंड डिसाइड वेदर इट इज सेट और नॉट। तो यहाँ पे बोला गया है सी द एग्जाम्पल गिवन बिलो एंड डिसाइड। तो ये हम लोग को कुछ एग्जाम्पल दिए, उसको सॉल्व करना है। तो पहला दिया है डेज ऑफ द वीक। डेज ऑफ ए वीक मतलब वीक में सबके लिए एक ही दिन रहेंगे, मंडे से लेके संडे तक। चाहे आप वर्ल्ड के कौन से भी कंट्री में जाओ, सबके लिए सेम रहेगा। इंडिया में रहो, अफ्रीका में रहो, अमेरिका में रहो, तो ये पर्सन टू पर्सन भी चेंज नहीं होगा किसी के हिसाब से, ये यूनिवर्स में सेम रहेगा। तो इसलिए ये सेट रहेगा ही रहेगा। मंथ इन अ ईयर, ये भी मंथ 12th रहने वाले हैं और नाम भी उनके चेंज हो सकते हैं, पर उनके हिसाब से वो पूरे
कंट्री में या फिर कहीं भी वो फिक्स रहेंगे, तो ये भी एब्सोल्यूट है और ये रिलेटिव टर्म नहीं है, इसलिए इसको हम लोग सेट ही बोलेंगे, चेंज नहीं होगा। ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास, ये चेंज हो सकता है क्योंकि अभी एक कोई लड़का है क्लास में, दूसरे लड़के को लग सकता है कि वो ब्रेव है और तीसरे लड़के को लग सकता है कि वो ब्रेव नहीं है, तो ये चेंज हो सकता है, वो सबके पर्सपेक्टिव से अलग हो सकता है, तो इसलिए ये हमारा सेट नहीं है, ये सेट है। तो अभी दो फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर, फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर तो हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 से लेकर 10 तक जो भी नंबर है ये फिक्स रहेंगे। कोई भी क्वेश्चन बोलेगा फर्स्ट काउंटिंग नंबर तो 1 से लेकर 10 नंबर आपको बताएगा, तो ये क्वेश्चन आप किसी को भी पूछोगे तो ये आंसर सेम आने वाला है, तो आंसर सेम आएगा मतलब वो सेट रहेगा, आंसर सबसे अलग अलग आया मतलब सेट नहीं रहेगा। तो स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, ये भी अभी मैं 2 पर्सन है, उनको कोई 2 फोर्ट दिखाऊंगा महाराष्ट्र के, वो कोई एक पर्सन बोल सकता है स्ट्रॉन्ग है, कोई बोल सकता है वीक है, तो ये पर्सन के पर्सपेक्टिव से ये भी चेंज हो सकता है, तो ये हमारा सेट नहीं है। प्लानेट इन अवर सोलर सिस्टम, देखो प्लानेट तो सबको पता रहेंगे, वो भी फिक्स रहेंगे, तो इसलिए इसमें भी कुछ चेंज नहीं होएगा, ये भी हमारा सेट है। तो डेज ऑफ वीक सेट है, मंथ इन अ ईयर सेट है, ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास ये सेट नहीं हो सकता, फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर ये सेट है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ महाराष्ट्र ये सेट नहीं है, प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम ये भी सेट है। तो होप आपको इतना सेट का मतलब समझ में आ गया होगा। सेट का मतलब वही होता है जो भी कलेक्शन में ऑब्जेक्ट रहते हैं उनको हम क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं, फिक्स बता सकते हैं, पर्सन के पर्सपेक्टिव से चेंज नहीं हो सकते, वो हमारे सेट रहेंगे सारे कलेक्शन। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या दिया गया है इसमें। अभी यहाँ पे मैथमेटिकल डेफिनेशन दिया गया है, सेट्स का मीनिंग दिया गया है। देखो सेट्स का मीनिंग दिया गया है यहाँ पे मैथमेटिक्स के मुताबिक कैसा हो सकता है हमारा। तो इफ यू कैन डेफिनेटली एंड क्लियरली डिफाइन, डेफिनेटली मतलब फिक्स, क्लियरली मतलब बिना कुछ सोचे समझे, बिना झिझक हुए हम आंसर उसका क्लियरली दे सकते हैं, कुछ हमारे को उसको सोचने की जरूरत नहीं है, सोचना नहीं है कि ये आ सकता है कि ऑब्जेक्ट या ये ऑब्जेक्ट कलेक्शन में आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो फिक्स और बिना सोचे समझे क्लियरली डिसाइड द ऑब्जेक्ट ऑफ ए कलेक्शन, मतलब कलेक्शन मतलब क्या है, ग्रुप है और ग्रुप के अंदर जो भी चीज रहेंगे हम उनको ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो कोई भी कलेक्शन के ऑब्जेक्ट बताने से पहले हमको कुछ ये नहीं होना चाहिए मन में संकोच कि वो ऑब्जेक्ट वो कलेक्शन में आ सकता है कि नहीं, तभी हम उसको बोलेंगे वो कलेक्शन को, फिर हम बोलेंगे सेट। आई होप आपको समझ रहा होगा। फिर अभी बोला जनरली द नेम ऑफ द सेट, ये मैथमेटिक्स के फॉर्म अभी पढ़ने वाले हैं हम। जनरली द नेम ऑफ द सेट इज गिवन यूजिंग कैपिटल लेटर, जब भी हम सेट को नाम देते हैं तो कैपिटल अल्फाबेट्स में ही देंगे। जैसे कि अभी इसको बोलेंगे सेट ए और इसको सेट बी, सेट सी, और ऐसा पूरा अल्फाबेट यूज कर सकते हैं ABCD में जितने भी अल्फाबेट्स हैं। तो सेट का नाम हमेशा हम कैपिटल लेटर्स में देते हैं। द मेंबर और एलिमेंट, मेंबर मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी एलिमेंट है, ये सब सेट के अंदर जो भी रहेंगे आर शोन बाय यूजिंग स्मॉल लेटर, स्मॉल अल्फाबेट से उसको यूज किया जाएगा। मतलब जो भी एलिमेंट्स रहेंगे सेट में उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, कुछ भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं। अभी देखो इधर पे क्या बोला है, इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए सेट ए, अगर मेरा सेट ए है और ए उसका एलिमेंट है मतलब उसका ऑब्जेक्ट है, किसका, सेट ए का, देन वी राइट इट हैज लाइक दिस, मतलब एलिमेंट ए, इसको पढ़ेंगे कैसे, एलिमेंट ए बिलोंग्स टू सेट ए, ये मेरा सिंबल को हम पढ़ेंगे, ये सिंबल को बिलोंग्स टू ए, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, ये सिंबल का नाम है बिलोंग्स टू। एंड इफ ए इज नॉट, मतलब अगर वो ए एलिमेंट वो सेट के अंदर नहीं आता है, इफ ए इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, देन वी राइट इट हैज ए, एलिमेंट ए, इसको ऐसे पढ़ेंगे, एलिमेंट ए डज नॉट, इसको इसका मीनिंग यहाँ से कट किया, मतलब ये डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, ऐसा पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ते हैं एलिमेंट ए बिलोंग्स टू सेट ए। फिर इसको पढ़ेंगे एलिमेंट ए, यहाँ पे ऊपर लाइन खींची गई है इसके, इसलिए एलिमेंट ए डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। तो आपको ये रीड करने भी आना चाहिए, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप मैथ्स में उसको यूज कर सकते हैं। तो
तो अभी आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या दिया है, नाउ लेट अस ऑब्जर्व द सेट ऑफ नंबर्स। तो नाउ लेट अस ऑब्जर्व द सेट ऑफ नंबर्स बोला है। तो अभी मैथ्स में नंबर्स यूज होंगे, सेट्स यूज होगा, नंबर्स का सेट यूज होगा। तो ये पढ़ लेते हैं, ये टर्म्स आपको पता रहने चाहिए। तो कैपिटल एन हमेशा नेचुरल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करता है, हमेशा, ये आपको याद रहना चाहिए। कैपिटल एन नेचुरल नंबर के सेट्स को, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से लेके फिर इन्फिनिटी तक जाते रहेगा, इसलिए डॉट डॉट दिया है इधर। इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो ये नेचुरल नंबर्स का सेट है। कैपिटल एन इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस में फिर इसका नंबर्स डाले हैं यहाँ पे अंदर, कॉमा से सेपरेट किया है नंबर्स को, फिर इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, तो यहाँ पे 0 दिया है, कॉमा 1 2 3 फिर डॉट डॉट, इज अ सेट ऑफ होल नंबर। तो कैपिटल एन यूज होता है नेचुरल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, होल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करने डब्ल्यू होता है, कैपिटल डब्ल्यू। फिर कैपिटल आई यूज होता है इंटीजर्स के लिए। इंटीजर्स मतलब लाइन ऑफ इंटीजर आपने सुना होगा, बीच में 0 रहेगा, फिर यहाँ पे लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स, फिर राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। हर एक नंबर को सेपरेट करने के लिए हमेशा सेट में कॉमा यूज किया जाता है, कॉमा के बाद एक एक नंबर लिखा जाता है। इज अ सेट ऑफ इंटीजर, तो इंटीजर के लिए कैपिटल आई यूज होता है। सेट ऑफ इंटीजर को शो करने के लिए आई, सेट ऑफ होल नंबर के लिए डब्ल्यू, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए कैपिटल एन। तो रैशनल नंबर के लिए होता है रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल क्यू, फिर रियल नंबर्स के लिए कैपिटल आर। तो ये सब आपको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिक्स फॉर्म में आपको पता रहना चाहिए, ये आपको सारे याद रहने चाहिए। एन मतलब नेचुरल नंबर का सेट, डब्ल्यू मतलब होल नंबर का सेट, आई मतलब इंटीजर्स का सेट, क्यू मतलब रैशनल नंबर का सेट, आर मतलब रियल नंबर का सेट। तो ये आपको याद रहने चाहिए। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, दूसरा टॉपिक है हमारा मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स। तो अभी सेट्स मैथ्स में यूज होएगा, तो मैथ्स में लिखना पड़ेगा सेट्स, कैसे लिखेंगे, तो वही मेथड्स है इसमें। तो इसमें बताया गया है देयर आर टू मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स। तो 2 मेथड है सेट्स के। पहला मेथड है लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड। लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड मतलब नाम एक ही है इसका, लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड, मतलब या तो इसको लिस्टिंग मेथड भी बोल सकते हैं, रोस्टर मेथड भी बोल सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, तो आपको दोनों नाम याद रहने चाहिए, तभी आप ये मेथड का सम सॉल्व कर सकते हैं। लिस्टिंग मेथड में अभी देखते क्या है। इन दिस मेथड वी राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट इन अ कर्ली ब्रेसेस। तो जैसे कि आप ये मेथड में हम लोग हमेशा कर्ली ब्रेसेस में ही सेट लिखते हैं। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा कर्ली ब्रेसेस में सेट लिखे हैं, ये कर्ली ब्रेसेस है, 2 जो ब्रेसेस। तो ये पहला पॉइंट हो गया किसका, लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड के सेट लिखने का। दूसरा पॉइंट क्या है, ईच ऑफ द एलिमेंट इज रिटन ओनली वंस एंड सेपरेटेड बाय कॉमा। तो हर एक एलिमेंट हम लोग एक ही बार लिखते हैं। यहाँ पे अभी 5 देखो, यहाँ पे 5 एक ही बार है, 2 बार नहीं है। तो ईच ऑफ द एलिमेंट इज रिटन ओनली वंस, मतलब एक एलिमेंट एक ही बार लिखना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। एंड सेपरेटेड बाय कॉमास, मतलब जो भी एलिमेंट है वो सेपरेट होना चाहिए कॉमास के, मतलब एक एलिमेंट लिखा उसके बाद कॉमा, फिर दूसरा एलिमेंट, फिर कॉमा, फिर तीसरा एलिमेंट कॉमा, फिर मतलब हर एक एलिमेंट लिखने के लिए आपको यहाँ पे कॉमा डालना ही पड़ेगा। दूसरा पॉइंट था इसका। फिर अभी तीसरा है द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, जैसे अभी यहाँ 3 5 7 9 लिखा है, तो यहाँ पे आप 9 उल्टा भी कर सकते हो, 9 7 5 3 भी लिख सकते हो, कैसा भी लिख सकते हो। इसका ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है इसका ऑर्डर, बट इट इज नेसेसरी टू राइट ऑल द एलिमेंट। सारे एलिमेंट इसमें आ जाने चाहिए, आपको ऐसे लिखना है, कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, तो ही उसको सेट माना जाएगा। और ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसको आगे पीछे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे एक एक पॉइंट दिया गया था, आप इसको एक बार वापस रीड कर लेना। आपको नहीं समझ में आएगा तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना। तो अभी देखो एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया था। ये किसका सेट है, द सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 1 and 10 कैन बी रिटन एज। तो ये एग्जाम्पल दिया है इसका। ऑड नंबर 1 और 10 के बीच में कितने आते हैं, 3 5 7 9। तो यहाँ पे ऐसा आप सेट को कौन सा भी नाम दे सकते हो, ऐसा नहीं कि ए बी कौन सा भी। यहाँ पे इन्होंने ए लिया है, पर आपको सेट को हमेशा कैपिटल अल्फाबेट्स में लिखना है, इसलिए यहाँ पे कैपिटल ए लिख के फिर इक्वल्स टू डाल के फिर कर्ली ब्रेस पहला स्टार्ट किया, फिर जो एलिमेंट है वो लिखने का, फिर हर एक एलिमेंट को आप सेपरेट करोगे कॉमा से सेपरेट करने का। जब आपके सारे एलिमेंट्स एंड हो जाते हैं, लास्ट में आपको कर्ली ब्रेस क्लोज करना है। ये हमारा कौन सा मेथड है, लिस्टिंग मेथड
या रोस्टर मेथड भी बोल सकते हो। दो नाम है, एक ही मेथड है ये, कंफ्यूज नहीं होना है। आपको क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, राइट द सेट इन रोस्टर मेथड, राइट द सेट इन लिस्टिंग मेथड, तो एक ही मेथड है, तो आप ऐसा लिखना है। पहले कैपिटल लेटर का सेट का नाम आएगा, फिर इक्वल टू आएगा, फिर कर्ली ब्रेस देना है, ओपन, ये ओपन कर्ली ब्रेस है मेरा, ये क्लोज कर्ली ब्रेस है, तो उसके बीच में फिर एलिमेंट आपको डालने हैं, एक एलिमेंट के बाद कॉमा डालना है ताकि दूसरे एलिमेंट्स उससे सेपरेट हो जाए। फिर अभी यहाँ पे पढ़ते, इफ एन एलिमेंट कम्स मोर देन वंस देन इट इज कस्टमरी टू राइट दैट एलिमेंट ओनली वंस। मतलब हो सकता है यहाँ पे एलिमेंट रिपीट हो, जैसे कि अभी ये तो ऑड नंबर का है तो ये रिपीट नहीं होएगा। अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो उसको एक ही बार लिखना है लिस्टिंग मेथड में, रोस्टर मेथड में। एग्जाम्पल इन द वर्ड, यहाँ पे बोला है एग्जाम्पल इन द वर्ड रिमेंबर द लेटर आर एम, तो इन लोग ने एग्जाम्पल लिया इन द वर्ड रिमेंबर द लेटर आर एम, तो हम लोग को ये वर्ड का हम लोग को ये वर्ड का क्या बनाना है, सेट बनाना है। द लेटर्स, ये वर्ड है मेरा और ये लेटर्स है। एग्जाम्पल इन द वर्ड रिमेंबर द लेटर आर एम ई आर रिपीटेड मोर देन वंस, मतलब ये वर्ड में आर है, ई है, एम है, ई है, फिर वापस एम है, फिर बी है, फिर ई है, फिर आर है। तो यहाँ पे देखो एम 2 बार आया, ई 2 बार आया, फिर एम भी 2 बार आया, फिर बी आया, बी तो है एक ही बार, ई 3 बार है, मतलब एम 2 बार है, ई 3 बार है, फिर आर 2 बार है। तो हम लोग जो भी नंबर यहाँ पे लेटर जो रिपीट हो रहे हैं इसको एक ही बार लिखेंगे। इसमें कौन कौन से लेटर है रिमेंबर में अभी बोल सकते हो, जो रिपीट हो रहे हैं उसको एक ही बार लिखना है और कुछ इसमें लॉजिक नहीं है। तो आर को एक बार लिखेंगे, ई को एक बार लिखेंगे, एम को एक बार लिखेंगे, फिर ई भी लिखा मैंने, एम भी लिखा, यहाँ से ले लिया पीछे से, फिर बी लिखेंगे, हो गया। तो इसका आर ई एम बी आ जाएगा। तो इसका देखो यहाँ पे लिख दिया हम लोग ने, आप नाम यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, ए इक्वल्स टू, फिर ये ऐसा। इसका फॉर्म आप चेंज भी कर सकते हो, फॉर्म मतलब इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हो, पहले बी लिखो, फिर एम लिखो, फिर ए, पर इसके रिपीट नहीं होना चाहिए। मतलब आर को आप 2 बार नहीं लिख सकते, एक ही बार दिखाने की जरूरत है, वो एक ही है। तो सो द लेटर्स ऑफ दिस वर्ड इज रिटन हैज लाइक दिस, मतलब इसको सेट को ऐसा लिख सकते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा। अभी दूसरा देख लेते हैं क्या है दूसरा मेथड। दूसरा मेथड के भी 2 नाम है, रूल मेथड भी बोल सकते हैं इसको और सेट बिल्डर फॉर्म भी बोल सकते हैं। तो रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म में अभी देख लेते क्या है। इन दिस मेथड वी डू नॉट राइट द लिस्ट ऑफ एलिमेंट, तो ये मेथड में हम लिस्ट नहीं बना सकते। देखो यहाँ पे हम लोग लिस्ट बना रहे थे, वर्ड्स की लिस्ट बना रहे, एक तरह से एलिमेंट्स की लिस्ट तैयार कर रहे हैं। पर यहाँ पे इन दिस मेथड वी डू नॉट राइट द लिस्ट ऑफ एलिमेंट, यहाँ पे हम लोग लिस्ट ऐसा कुछ करते नहीं है, बट राइट द जनरल एलिमेंट यूजिंग वेरिएबल फॉलोड बाय वर्टिकल लाइन और कोलन एंड राइट द प्रॉपर्टी ऑफ द वेरिएबल। तो इसमें लिस्ट नहीं है, इसमें थोड़ा अलग तरीका है। तो पहले यहाँ पे सेट का नाम लिखेंगे, फिर इक्वल्स टू, फिर कर्ली ब्रेस इसमें आएगा, ओपन कर्ली ब्रेस और ये मेरा क्लोज कर्ली ब्रेस आएगा। फिर एक वेरिएबल यूज करेंगे, वेरिएबल मतलब सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा वो वेरिएबल। तो यहाँ पे हम लोग ने वो वेरिएबल को लिया है एक्स, समझ में आ रहा है, वो सारे एलिमेंट को हम लोग ने एक्स लिया है, सारे एलिमेंट को एक वेरिएबल में, एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक्स है, तो यहाँ पे हमारा एक्स है। फिर उसके बाद वो वेरिएबल लेने के बाद फिर ये लाइन, आप यहाँ पे वर्टिकल लाइन जो बोल रहे हो, ये वर्टिकल लाइन, ये लाइन ये है, तो वर्टिकल लाइन आप इसको बोल सकते हो। फिर इसके वर्टिकल लाइन की जगह आप और कोलन बोला है तो कोलन भी डाल सकते हो ये वर्टिकल लाइन के जगह पर। तो एक वेरिएबल यूज कर सकते हैं हम लोग सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। फिर एक वर्टिकल लाइन आता है बीच में, फिर एक वेरिएबल जो हम लोग ने यूज किया था वही लेना है, सेम, दूसरा नहीं लेना है। फिर जो वेरिएबल है उसको फिर ये बिलोंग्स टू का सिंबल यूज करेंगे। ये कौन सा सिंबल है, बिलोंग्स टू का, जो ई जैसा दिख रहा है, बिलोंग्स टू। पर ई जैसा लिखना नहीं है, उसको जैसा है वैसे ही लिखना है आपको, राउंड शेप में। बिलोंग्स टू, तो वेरिएबल एक्स बिलोंग्स टू, इसको ऐसे रीड करेंगे, वेरिएबल एक्स बिलोंग्स टू एन, कैपिटल एन, फिर कॉमा आएगा, फिर उसका फॉर्म लिखेंगे हम लोग। फॉर्म मतलब उसके एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं वो लिखेंगे। ये अभी आपको और समझ में आएगा जब मैं सम्स कराऊंगा, तो अभी आप समझ लीजिए इसको रीड पहले कैसे कर सकते हैं। ये लिखना है, अभी आपको समझा नहीं होगा, अभी सम्स करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। और इसको अभी रीड कैसे करते हैं वो बता रहा हूँ। तो इसको रीड करेंगे, सेट ए
मतलब ये पार्ट सेट ए, फिर इज द मतलब क्या है, इज द का मतलब हो गया यहाँ पे इक्वल्स टू, इज द का मतलब हो गया इक्वल्स टू सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल, मतलब यहाँ से ये कर्ली ब्रेस को हम लोग बोलेंगे सेट ऑफ ऑल एक्स, फिर ये जो वर्टिकल लाइन दिख रही है उसको हम लोग बोलेंगे सर्च डैट वर्टिकल लाइन को सर्च डैट बोलेंगे, फिर एक्स ऐसे इसको रीड करेंगे, एक्स इज अ नेचुरल नंबर बिटवीन, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे ये बोला है एक्स इज अ नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 10, तो ये जो बिटवीन का बताया है वो यहाँ बताया है बिटवीन 1 and 10, ये एक्स इज ग्रेटर देन 1, एक्स इज लेस देन 10, तो बिटवीन आ गया ना, इसलिए एक्स इज अ नेचुरल नंबर बिटवीन। तो आप इसको और एक तरीके से रीड कर सकते हो, मैं बता रहा हूँ, ये जो बुक में दिया है और एक तरीका भी है इसका, तो इसको ऐसे भी रीड कर सकते हो। अभी देखो इसको रीड कर सकते हैं हम लोग, इसको रुक जाओ 1 मिनट, हाँ, तो इसको रीड कर सकते हैं सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, ऐसा बोल सकते हो। यहाँ पे इन लोगों ने बिलोंग्स टू ऐसा कुछ बोला नहीं है, पर ऐसे भी रीड कर सकते हो, बिलोंग्स टू एन मतलब यहाँ पे हम लोग का नेचुरल नंबर, क्योंकि हम लोग ने ऊपर पढ़ा है, आपको ये याद रहना चाहिए, ये नोटेशन हमेशा यूज होएगा, एन मतलब नेचुरल नंबर, तो एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेर यहाँ से आपको वेर पढ़ना है, वेर एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड एक्स इज लेस देन 10, ऐसा भी आप पढ़ सकते हो, और आपको लेक्चर में समझेगा, सम सॉल्व करेंगे। तो अभी आगे देखते हैं क्या है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, पहले वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल सेट बी इक्वल्स टू, ये दिया है एग्जाम्पल, तो इसको देखो कैसे इन लोगों ने बताया, सेट बी कंटेन ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 10, तो इसको रीड करेंगे। अभी बोलेंगे सेट बी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स, इसको लाइन को हम लोग सर्च डैट बोलेंगे, आपको याद रखना है, ये लाइन को क्या बोलेंगे, सर्च डैट एक्स इज अ प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10। तो इसको और एक बार रीड करता हूँ, सेट बी इज द सेट बी फिर इक्वल्स टू इज द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10, ऐसे इसको रीड करेंगे। तो सेट बी कंटेन ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन, इसका मीनिंग बताया गया सेट का, खाली जो ये फॉर्म लिखा है उसका नीचे मीनिंग बताया गया। सो बाय यूजिंग लिस्टिंग मेथड, तो लिस्ट मेथड को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये तो जो ऊपर सुना था हम लोग ने, कौन सा था, सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड सीखा था, तो अब इसको ऊपर वाले मेथड से लिखना पड़ेगा ना, लिस्टिंग मेथड से, तो लिस्टिंग मेथड में लिस्ट फॉर्म में लिखेंगे, ये लिस्ट फॉर्म बनाई है आपने। सो बाय यूजिंग द लिस्टिंग मेथड सेट बी कैन बी रिटन एज, तो लिस्ट मेथड से हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे 1 से लेके 10 के बीच में कौन से प्राइम नंबर आ सकते हैं, 2 3 5 7, तो इसलिए इसको लिस्ट में ऐसा लिखा है। सो अभी इधर पे इन लोगों ने क्या बताया गया है, Q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर, तो Q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर हमने वहां देखा था, Q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर विच कैन बी रिटन इन द सेट बिल्डर फॉर्म हैज, तो रैशनल नंबर का हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिख सकते हैं, सेट Q इज द सेट ऑफ ऑल नंबर्स, इसको नंबर्स बोलो, नंबर्स इन द फॉर्म, ये नंबर्स ही है, ये नंबर रिप्रेजेंट ही कर रहे हैं, रैशनल नंबर है मतलब नंबर ही रहेगा, तो इसको कैसे रीड करेंगे, सेट Q इज द सेट ऑफ ऑल नंबर्स इन द फॉर्म, मतलब रैशनल नंबर हमारे ये फॉर्म में रहने चाहिए, P/Q फॉर्म रहता है, अपॉन फॉर्म में रहेंगे, अपॉन P/Q सच दैट P एंड यहाँ पे कॉमा दिया है, मतलब ये एंड रहेगा, देखो यहाँ पे रीड भी करके बताया लोगों ने, एंड P and Q आर इंटीजर्स वेर Q इज अ नॉन जीरो नंबर, नॉट इक्वल टू दिया इसलिए नॉन जीरो, मतलब जीरो नहीं रहेगा, बाकी सब रहेंगे, नेगेटिव में रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा, खाली जीरो को छोड़ के। इसको ऐसा रीड किया गया, बस इतना ही बताया है, यहाँ पे रैशनल नंबर के सेट को कैसे रीड करते हैं ये बताया गया, आप एक बार रीड करके देख लो, आपको और ये रीड करने आएगा जब आप सम सॉल्व करेंगे तब। तो यहाँ पे इलस्ट्रेशन मतलब एग्जाम्पल दिया, इलस्ट्रेशन का मतलब होता है एग्जाम्पल, इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल इज सेट इज रिटन इन बोथ द फॉर्म, इन बोथ द मेथड, रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म में।
तो दोनों मेथड फॉर्म में लिखा गया है, रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है। रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म, लिस्टिंग मेथड और रोस्टर फॉर्म। तो ये अभी देखते हैं यहाँ पे इसको कैसे रीड करेंगे। सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स। यहाँ पे देखो सेट ए, मैं वापस एक बार रीड करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको और क्लियर मिले। सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, ये लाइन को, सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड डिवीजन, ऐसे आपको पढ़ना है। और एक बार बताओ, सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स such that x is a letter of the word division। तो ये मेरा रूल मेथड फॉर्म में था, सेट बिल्डर फॉर्म में था। इसको अभी अब लिस्टिंग मेथड और रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, डिवीजन के वर्ड्स लिखेंगे। देखो यहाँ पे डिवीजन के सारे वर्ड्स, मतलब सारे तो लेटर लिखना ही है, पर जो आई, देखो आई यहाँ पे 3 बार आया, फिर भी हम लोग ने यहाँ पे एक ही बार लिखा है बस। ये कितने वर्ड्स का था, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 वर्ड का था। और यहाँ पे 5 ही लिखे क्योंकि आई 2 बार रिपीट हुआ है, आई 3 बार आया है, तो इसलिए हम लोग ने एक ही बार लिखा है इधर पे, समझा। आई फिर अभी देखो दूसरा क्या है, सेट बी, इसको वापस रीड करता हूँ। सेट बी इज द सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई इज अ नंबर सच दैट वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9। तो y का जो ऐसा, मतलब इसका मतलब क्या है, कोई भी नंबर मैं लूँ उसको स्क्वायर करूँ तो 9 आना चाहिए, ऐसा बताया गया यहाँ पे, समझा। कोई भी नंबर मैं लूँ तो उसका स्क्वायर करूँ तो 9 आने, तो ऐसे ही नंबर लेने हैं मुझे जो स्क्वायर करने पर 9 आने चाहिए। तो ऐसे कौन से 2 नंबर है मेरे, -3 और 3। बाकी कोई भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो थोड़ी ना 9 आएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 4 हो जाएगा, तो नहीं आएगा। 4 का करेंगे 4 4 16, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। फिर -3 का भी करेंगे तो साइन कट हो जाएगा, इसलिए उसका 9 आएगा। इसका मतलब मैं समझा रहा था, ये कंडीशन जो है उसका मतलब बता रहा हूँ। तो अभी क्या बोला है, सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल z सच दैट z इज अ मल्टीपल ऑफ 5 एंड इज लेस देन 30। तो z ऐसा नंबर रहना चाहिए, z एक वेरिएबल है, तो ऐसा z ऐसा नंबर रहना चाहिए जो मल्टीपल ऑफ 5 है, इज लेस देन मल्टीपल ऑफ 5, मतलब वो 5 के टेबल में जाना चाहिए। 5 के टेबल में, मल्टीपल का मतलब 5 का टेबल, मल्टीपल ऑफ 5 मतलब 5 का टेबल, मल्टीपल ऑफ 2 रहता तो 2 का टेबल। पर और एक कंडीशन दी है, एंड बोला इधर, एंड इज लेस देन 30। तो ऐसे नंबर लेना है 5 के टेबल से जो लेस देन 30 में ही रहे, 30 से ज्यादा नंबर नहीं जाने चाहिए। जैसे अभी 5 1 5 हो गया, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30 नहीं ले सकते क्योंकि लेस देन बोला है। 5 7 35 भी नहीं ले सकते क्योंकि लेस देन 30 बोला, इसलिए 25 पे हम रुक जाएंगे। तो होप आपको सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड, जो भी 2 मेथड सीखे हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे।